नमस्कार बच्चों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स की क्लास में। आज अपन इस क्लास में चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत आवेश क्या है उसको पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, विद्युत आवेश क्या है? वस्तु का वह गुण जिनके कारण वह हल्के पदार्थों को आकर्षित करती है विद्युत आवेश कहलाती है। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, विद्युत आवेश का मतलब ये है कि कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उसमें इस प्रकार का गुण पाया जाता है कि वो उनको आकर्षित कर सकता है। बात क्लियर है? कोई वस्तु हो गई है या फिर कोई पदार्थ है जो अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा, केवल आकर्षित होने से ही अपन नहीं कह सकते हैं वो आवेश है। आवेश को अगर आपको जांच करनी है तो वो प्रतिकर्षित भी होता है तो ही अपन कह सकते हैं कि वो आवेश है, अन्यथा नहीं है। तो सिंपल सी डेफिनेशन के रूप में यहाँ पर देखा जाए तो विद्युत आवेश क्या है कि वस्तु का वह गुण जिनके कारण वह हल्के पदार्थों को आकर्षित करती हैं विद्युत आवेश कहलाती है, जिसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर की है क्या? प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला है धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा है? धन आवेश है, दूसरा कौन सा है? ऋण आवेश है। अब यहाँ पर समझो साथियों कि आवेश दो प्रकार के हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। तो धनावेश और ऋणावेश होते क्या हैं उनको समझिए। अगर धनावेश की बात करें साथियों कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होना, बात क्लियर है? वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होना धन आवेश कहलाता है। इसका जस्ट अपोजिट देखें तो ऋणावेश क्या होता है कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना। जब वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसे अपन धनावेश कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो उसे अपन ऋणावेश कहेंगे। अब यहाँ समझना साथियों कि वस्तु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसे अपन कहते हैं धनावेश। दूसरा है वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं अपन ऋणावेश। अब देखिए साथियों, ये एकमात्र डेफिनेशन है समझने के लिए कि धनावेश और ऋणावेश क्या है, कैसे कमी होगी इलेक्ट्रॉन की और कैसे वृद्धि होगी, उसे अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, बात करते हैं आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना क्या होती है? देखिए, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि जो आवेश की आप संकल्पना दे रहे हैं वो ओनली केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आवेश की संकल्पना दे रहे हैं और उसे प्रोटॉन के आधार पर दे सकते हैं, न्यूट्रॉन के आधार पर दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवेश की संकल्पना देनी है तो आप इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दे सकते हैं। अब ये क्या है? देखिए यहाँ पर, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश, तथा यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। जैसे ही अपन ने पहले पढ़ा था कि धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश आता है, और यदि किसी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो ऋणावेश, कमी होगी तो धनावेश। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए Na क्या है? सोडियम। सोडियम का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए सोडियम है तो Na मतलब 11वें नंबर पे होता है। अगर 11वें नंबर पे होता है मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? जब अपन कक्षक भरते हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन डालते हैं? 2, फिर कितने हैं? 8, इस प्रकार से डालते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन की गणना करेंगे अपन तो पहला कक्षक पूर्ण हो जाएगा, दूसरा भी पूर्ण हो गया है, और तीसरे में कितने हैं? 1 हैं। और अपन जानते हैं कि अष्टक का जो नियम है वो कहता है कि अगर कक्षक पूर्ण करना है या फिर उसको स्थायी करना है तो उसमें कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे क्या है? 1 है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 4 से अधिक होता है तो अपन क्या लेते हैं? उधार लेते हैं, और 4 से कम होता है तो अपन दान दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 1 है तो उसको देना पड़ेगा किसी और को, इलेक्ट्रॉन किसी और को 1 देना पड़ेगा।
अब यहाँ पर देखिएगा, यही मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 11 हैं। इस बात को समझना, जब मैंने जो अपना सोडियम का कक्षक जो है उसको स्थायी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दान दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन मैंने किसी को दिया तो देने से क्या हो गया, उस पर आ गया +1। बात क्लियर है। और देने से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। देने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, क्योंकि अपन ने एक दिया तभी तो उसका अष्टक पूर्ण रहा, और एक देने से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने से क्या आ गया है, धन आवेश आ गया है। बात समझ में आई। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखवाई है कि इलेक्ट्रॉन की कमी। अब यहाँ पर देखिए क्या बात कही गई है कि इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। तो यही बात मैंने यहाँ पे आपको सोडियम का एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखो, अब जब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, और दान करने से क्या हो गया, मेरे पास में +1 आ गया, है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, एक दान करने से कमी हुई ना। पहले कितने थे, 11 थे, अब कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन 10 है, लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन तो 11 के 11 ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर यही बात समझनी होगी बच्चों कि अपन ने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन अपने पास में एक एक्स्ट्रा था, अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा था, तो उसके नियम के अकॉर्डिंग अपन ने एक दान कर दिया। दान करने से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, कमी होने से उस पर धनावेश आ गया है। बात क्लियर है। उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि धनावेश क्या है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं अपन क्लोरीन की, Cl, जो 17 नंबर पे होता है। 17 नंबर पे होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपन इस तरीके से इसको डेराइव कर सकते हैं। कैसे, 2, 8 और 7। 2, 8 कितना हो गए हैं, 10, और 7, 17 हो गए, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि पहला कक्षक पूर्ण है, दूसरा कक्षक पूर्ण है, तीसरे कक्षक में देखिए 7 है, और अपन जानते हैं इसको स्थायी करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो अष्टक पूर्ण का नियम जो है वो लागू होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि यहाँ पर जो अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके आधार पर अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन दान करना होगा या किसी से उधार लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 7 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 7 हैं तो 4 से तो अधिक है ना, 4 से अधिक है, मुझे 1 की जरूरत है। अगर मुझे 1 मिल जाए किसी से, अगर मुझे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मिल जाता है तो मेरा तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो या मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे किसी से उधार लूंगा। तो उधार लूंगा तो क्या होगा, देखिए साथियों, किसी से उधार लेते हो तो क्या होता है, ब्याज चढ़ता है ना, ब्याज। अरे भाई समझ रहे हो ना, कर्ज, कर्ज समझ रहे हो ना, जिसको अपना ब्याज देना होता है तो कर्ज चढ़ता है ना, तो कर्जा कह सकते हो अपनी भाषा में। तो यहाँ पर देखिए 7 था, अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी से उधार लिया तो कर्जा चढ़ गया, कर्जा से क्या आ गया है, माइनस। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, किसी से अपन इलेक्ट्रॉन उधार लाए, और उधार लाने से क्या हो गया, ऋणावेश। ऋणावेश क्यों, कि उधार लाए हैं तो क्या होगा, कर्जा होगा। कर्जा होगा मतलब -1। कितना कर्जा हुआ है, -1। -1 होने से क्या हो गया, मेरा अष्टक पूर्ण हो गया है। लेकिन प्रोटॉन की बात करूंगा, प्रोटॉन पहले भी 17 थे, प्रोटॉन आज भी 17 हैं। बात क्लियर है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों इस बात समझ में आ गई होगी आपको कि यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश क्या हैं, धनावेश कब कहेंगे, ऋणावेश कब कहेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। किसी से कर्जा लेते हो मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करते हो किसी से उधार लेके, तो क्या हो जाएगा, ऋणावेश। किसी को इलेक्ट्रॉन देते हो, दान करते हो, तो इलेक्ट्रॉन अपने से गया लेकिन अपने पे प्लस आएगा, क्योंकि अपने को पता है किसी के पास में गया है तो वापस लौट के आना है, अपने को लौटाना नहीं है, लौट के आएगा मतलब पॉजिटिव, मतलब धनावेश हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। बात क्लियर है। इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करना और याद करने की कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, बात करते हैं आवेश का मात्रक। अब अपन जो आवेश की बात कर रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, उसके मात्रक कौन कौन से होते हैं उसको पढ़ लेते हैं। पहला है, इसके बहुत सारे मात्रक हैं अलग अलग पद्धति के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बात करते हैं आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक है इसका क्या है, आवेश का कूलाम है, जिसे अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। आवेश का सीजीएस जो पद्धति है उसके अंदर जो मात्रक है वो क्या है, स्टेट कूलाम है, जिसे अपन शॉर्टकट में लिखते हैं ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। फिर तीसरा जो है इसका कि विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसे अपन क्या लिखते हैं, EMU। अब इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि एक EMU इक्वल टू कितना होता है कि 3 × 10⁻10 ESU।
इक्वल टू कितना होता है 10 कूलम के बराबर। तो ये इसके क्या है, लिंक हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग याद करने की। तो आप इस मात्रक को ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रखना कि एक जो EMU है वो किसके बराबर है, 3 × 10⁻10 ESU के, और जो बराबर होता है किसके, 10 कूलम के, है ना। अब यहाँ पे आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक जो है वो क्या है, फेराडे है। फेराडे नहीं, फेराड तो धारिता का मात्रक हो जाएगा, फेराडे है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि आवेश की सबसे बड़ा मात्रक, मतलब आवेश का सबसे जो बड़ा मात्रक है वो क्या है, फेराडे है। और एक फेराडे इक्वल टू कितना होता है, 96,500 कूलम आवेश होता है। एक फेराडे के अंदर 96,500 कूलम आवेश होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ समय इसके मतलब इकाई मात्रक हैं या फिर इकाई रूप हैं जिसे कह सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा माइक्रो की बात करता हूँ, मतलब एक माइक्रो कूलम जो है वो 10⁻6 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो माइक्रो है वो 10⁻6 को रिप्रेजेंट करेगा, कूलम का तो कूलम हो गया है। नैनो जो है वो 10⁻−9 को वो रिप्रेजेंट करेगा। माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9 और पीको जो है वो 10⁻−12। मतलब यहाँ पे क्लियर सा मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, ये माइक्रो है, इसको माइक्रो पढ़ेंगे आप, और जिसका मतलब कितना होता है 10⁻−6। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब इसका काम आने वाला है ना। फिर क्या है एन का मतलब क्या हो जाएगा, नैनो मतलब 10⁻−9। पी क्या मतलब है, पीको मतलब हो जाएगा 10⁻12। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इनको याद रखने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, बात करते हैं आवेश से संबंधित मुख्य तथ्य क्या क्या है। देखिए नंबर 1 है आवेश अदिश राशि है। आवेश जो है एक अदिश राशि है। नंबर 2, आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है न कि प्रोटॉन। आवेश है या नहीं उसके लिए मुख्य कार्य करेगा कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब उसके आधार पर अपन आवेश के बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं कि आवेश है या नहीं। अगर आवेश है या नहीं उसकी जानकारी देनी है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा तभी अपन पता कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। तीसरा है आवेशन की सही जांच प्रतिकर्षण है। मतलब मैंने कहा था ना आपको कि आवेश है या नहीं उसके लिए पता अपने को लगेगा प्रतिकर्षण से। अब देखिए आकर्षण से नहीं लगेगा, आकर्षण तो होगा इसी नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर वस्तु जो है वो अगर प्रतिकर्षित होती है अन्य वस्तु से तो अपने को पता लगेगा कि वो क्या है, आवेशन है। अगर प्रतिकर्षण नहीं होता है तो अपन नहीं कह सकते हैं कि वो आवेशन है या नहीं। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि आकर्षण तो एक आवेशित व उदासीन वस्तु में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आवेश मतलब जो देखिए आकर्षण का जो गुण है वो आवेशित वस्तु, मतलब कोई आवेशित हुई है, आवेश के द्वारा जो आवेशित वस्तु हुई है बनी है, वो जो वस्तु है वो भी क्या है, वस्तु को आकर्षित कर लेगी। लेकिन अगर प्रतिकर्षित करती है तो वो आवेशन है या आवेश है, अन्यथा नहीं है। बात क्लियर है? उदासीन वस्तु होती है वो भी आकर्षित हो जाती है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर कोई जो आकर्षित करती है वो आवेश है, नहीं। अगर प्रतिकर्षण करती हैं तो ही अपन आवेश कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब देखिएगा अपने न्यूमेरिकल के अंदर जो काम आने वाले हैं मुख्य, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि विभिन्न कणों पर आवेश व द्रव्यमान। पहले बात करते हैं अपन किस पर, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर देखिए आवेश क्या होता है, Q, और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, -E, है ना। तो -E आवेश तो Q है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, -E है। तो E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम हो गया। और माइनस क्यों लगा है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। अब देखिए इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, यहाँ पर देखिए कि 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम। इससे अपन अगर बात करें प्रोटॉन की तुलना में तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का है, जो बराबर है किसका, मैं प्रोटॉन के द्रव्यमान के अंदर 1840 का भाग देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या है समझना कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो किसके बराबर है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा उसमें 1840 का भाग देता हूं तब जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर कोई प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको मिलता है उसके अंदर आप 1840 का भाग दे देते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिल जाएगा। ये इनका दोनों के मध्य में रिलेशन है। अब देखिए थोड़ा सा अगर अपन और आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे किसको, प्रोटॉन को। नंबर 2 है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर जो आवेश है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो +E हो जाएगा।
वही मान हो जाएगा इसका क्या कि प्लस रहेगा आगे, और ई का मान तो सेम होता है क्या 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और जो द्रव्यमान है किसका प्रोटॉन का क्या है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा नंबर है यहाँ पर किसका न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है कितना होता है 0। मतलब यहाँ पर सिंपल वे में देखा जा सकती हो कि न्यूट्रॉन जो है वो क्या है आवेश रहित हैं। मतलब न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होगा, किसी भी प्रकार का आवेश यहाँ पर नहीं पाया जाएगा किसमें न्यूट्रॉन के अंदर। इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है कि 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। सही है, याद रखिएगा इसको आपको याद रखने हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी है, नोट्स आपको नोट करने हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। अब देखिए नंबर 4 है अल्फा कण। अल्फा कण के रूप में अपन ने लिया है यहाँ पे हीलियम 2He4 हो जाएगा, इसका बात क्लियर है। अब देखिए आवेश क्या हो जाएगा Q कि 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 का 2 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा। और द्रव्यमान क्या होता है इसका कि 4 × प्रोटॉन का द्रव्यमान। बात क्लियर है। अल्फा कण के अंदर जब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन इसके हीलियम की, तो यहाँ पे देखिए इसकी कितनी है ऊपर घात 4 है, तो 4 × क्या हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो 4 × प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो अपन ने लिख दिया है। और यहाँ पे देखिए 2 जो है मतलब आवेश की बात कर रहा है यहाँ पे, तो 2 जो है यहाँ पे लिखा, और क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का मान अपन ने लिख दिया है। तो साथियों अपन ने अभी तक जाना है कि आवेश क्या है। इसी प्रकार से आपको छोटी छोटी कक्षाओं के अंदर मैं बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक समझाने की सिखाने की कोशिश करूँगा। यही नोट्स मैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड भी करूँगा। तो अच्छी तरह से आप पढ़ाई करें, अपने परिवार को बढ़ाएं, अपने YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं और अपने फैमिली को बढ़ाएं, है ना। ताकि क्या है अपनी क्लास जो है कंटिन्यू होती रहें और बेस्ट से बेस्ट आपको मैं करवा सकूं। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आपके एज इट इज एग्जाम के अंदर बैठेंगे। तो बहुत ही शानदार तैयारी करवाएंगे, लेकिन आपको अपने सर को सपोर्ट करना होगा ताकि अपना परिवार बढ़ सके और मैं आपके लिए मेहनत कर सकूं। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताना है आपको कि आपको समझ में कैसे आ रहा है, क्या दिक्कतें हैं। दूसरी बात, आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है ना, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ये आपको नहीं भूलना है।